Very good morning to all of you students. Today I am going to start our new chapter in biology, that is heredity and evolution. Okay. So first thing is, what is heredity? If I say what is heredity means how to explain the definition of heredity. So I'm not going to the written definition. I'll explain it at my own way. So heredity is the passing of characters, genetic character from one generation to next generation. That is heredity. Now what are these characters? Characters are like we humans. Okay, we are very much similar to our parents. We look like our parents. Our hairs are like parents, right? मीन्स कि हमारे बाल, हमारे फिजिक, हर चीज हमारे पेरेंट्स में से एक से मिल रही होती है, राइट? मीन्स कि हम उनमें उनसे उनके जैसे कैरेक्टर्स लेके हम अपनी जनरेशन में आए होते हैं. ठीक, इससे पहले का जब हमने अपना चैप्टर पढ़ा है उस टाइम पे हम रिप्रोडक्शन से रिलेटेड बहुत चीजें पढ़ चुके हैं, हम उन सारे सिस्टम्स को देख चुके हैं. ठीक, तो उसमें हमने देखा था कि हाफ जीन थे जो कि हमें, मतलब हाफ क्रोमोसोम थे जो कि मदर से मिल रहे थे, हाफ क्रोमोसोम थे जो कि हमें फादर से मिल रहे थे, एंड अल्टीमेटली एक प्रोजेनी बन जा रही थी. तो वो प्रोजेनी का बनना और उस प्रोजेनी में वो सारे कैरेक्टर्स आना, जो हमारा फिजिकल अपीयरेंस है, वो सारे के सारे कैरेक्टर, या इवन हमारे में कुछ स्पेसिफिक ऐसे जेनेटिक डिसऑर्डर्स से लेके ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जो कि जेनेटिकली ट्रांसफर हो रही होती है जनरेशन टू जनरेशन. जरूरी नहीं है कि अच्छी चीजें ही ट्रांसफर हो रही होती है, कुछ बुरी चीजें भी, कुछ डिजीजेस भी ऐसी होती हैं जो कि ट्रांसफर हो रही होती है. तो ये सारी चीजें किसमें आई? ये इनहेरिटेंस हो रही है, क्योंकि ये इनहेरिट हो रही है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, ये आ रही है और ये आते रहती है. क्यों? इनके पीछे रीजन ये होता है कि ये हमारे जीन्स में होती है. लाइक ये हमारे पेरेंट्स के जीन्स में है, इसलिए उनके पेरेंट्स से, क्योंकि और वो जीन कहाँ होते हैं? अब मैं कहूँ कि जीन क्या है? जीन हो गई फंडामेंटल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस. अगर इनहेरिटेंस की सबसे फंडामेंटल यूनिट है तो वो कौन है? जीन है. अब जीन कहाँ होता है? आपने डीएनए का स्ट्रक्चर देखा है थोड़ा बहुत, ठीक है, और कुछ नहीं तो ऐसा वाला वो बनाना सबको आता होगा, राइट? तो इस डीएनए का एक छोटा सा पोर्शन है, इतना सा पोर्शन लगाइए, जो किसी एक स्पेसिफिक प्रोटीन को कोड कर रहा है या किसी एक स्पेसिफिक कैरेक्टर को कोड कर रहा है. तो वो जो एक किसी स्पेसिफिक प्रोटीन या किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर को कोड करने वाला जितना रीजन होगा, उस स्पेसिफिक रीजन को कहते हैं जीन. और हर जीन जो है वो किसी एक स्पेसिफिक कैरेक्टर को ही कोड कर रहा होता है, राइट? लाइक अगर बाकी चीज पे नहीं जाते, चलिए प्रोटीन वगैरह बहुत आगे की बात होगी, हम कहते हैं हमारे उसमें देखिए ये बाल है, ठीक है, तो बाल, अगर मेरे कर्ली बाल है, इट मीन्स क्या है कि मेरे पेरेंट्स में से किसी के कर्ली बाल है, राइट? और उनमें कर्ली बाल कैसे हैं? क्योंकि उनके जीन में ये है. उनको उनके पेरेंट्स में से किसी के कर्ली बाल रहे तो वहां से ये जीन मिला, मेरे पेरेंट्स में से किसी के कर्ली बाल तो मुझे ये जीन मिला. ये जो बाल आ रहे हैं, ये हेयर कलर को अगर हमने एक एग्जांपल लिया, ये एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है. ऐसे हाइट होती है, हाइट, हमारी हाइट भी आप अपने में इस चीज को देखिएगा कि आपकी हाइट आपके पेरेंट्स में से किसी के जैसी होती है. आपकी इवन बहुत हद तक सिमिलर लगते हैं आपके पेरेंट्स के, बहुत हद तक, 100% नहीं लग सकते, क्योंकि क्या है, हाफ जीन हमें एक से मिल रहे हैं, हाफ दूसरे से मिल रहे हैं. तो इससे पूरी तरह से एक के जैसे तो नहीं होते, बट बहुत हद तक हमारे में जो कैरेक्टर्स आते हैं या हमारे जो फीचर्स होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं? किसी पेरेंट्स से रिजेंबल कर रहे होते हैं. तो यही हो गई इनहेरिटेंस. अब मैं इनहेरिटेंस, स्पेसिफिक इनहेरिटेंस में जो आपको मेंडेलियन लॉज पढ़ाने हैं उस पर जाऊं, उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक मैंने आप लोगों से पिछले लेक्चर में भी कहा था कि अगर माइटोसिस मियोसिस के बारे में थोड़ा जानना होगा तो कोई मुझे एक बार के लिए बता देना, लेकिन किसी ने नहीं पूछा. तो तब भी मैं अपनी ओर से, क्योंकि इस चैप्टर के लिए माइटोसिस मियोसिस की आपको हल्की सी नॉलेज होनी जरूरी है, तो मैं आपको उतना सा, बहुत ज्यादा नहीं, एक सिंपल वे में एक आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ कि माइटोसिस और मियोसिस क्या है. माइटोसिस और मियोसिस सेल के डिवाइड करने के दो तरीके हैं. ठीक, सेल्स, आपको ये तो सबको पता होगा कि सेल, हमारी जो पूरी की पूरी बॉडी बनी है वो सेल्स की बनी हुई है, राइट? जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ आवर बॉडी है वो कौन है? सेल्स है. तो अब ये सेल्स हैं, हम बच्चे से बड़े हुए हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि जो बचपन में हमारी सेल थी वही रही होगी. सिंपली मीन्स कि अगर वो भी डिवाइड हुई होगी तब जाके हमारी हाइट, हमारी हेल्थ सब कुछ बनी है, इसीलिए तो बनी है. तो इस तरह से क्या होता है कि हमारी बॉडी में दो टाइप से सेल्स का डिवीजन होता है. ठीक, एक हो गया माइटोसिस, दूसरा हो गया मियोसिस. ठीक, अब माइटोसिस और मियोसिस दो क्यों हैं? दो में ऐसा क्या अलग अलग है कि ये दो टाइप के डिविजन्स हो रहे हैं? माइटोसिस होता है हमारी बॉडी के सारे सोमेटिक सेल्स में. सोमेटिक सेल्स मतलब
हमारी बॉडी की जितनी भी आपको जो ये हाथ में पैर में जहां भी आपको सेल्स दिख रही है एक्सेप्ट अवर जेनेटिक सेल्स। जेनेटिक सेल्स कौन सी है? अगर हम केवल अभी ह्यूमन पे ही फोकस कर लेते हैं, ह्यूमंस में केवल 2 जेनेटिक सेल्स होती हैं, या तो ओवा या स्पर्म, जिसके बारे में हम अपने पुराने चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ठीक, उन ओवा या स्पर्म के बनने में ही केवल जो होगा वो हमारी जेनेटिक सेल्स कहलाती है। तो बस उनमें होता है कि उनमें माइटोसिस की जगह मियोसिस की प्रोसेस होती है सेल डिवीजन के लिए। बाकी सब जगह जो सेल डिवीजन होता है वो माइटोसिस की प्रोसेस से होता है। राइट, मैं पूरी कंप्लीट प्रोसेस को डिफाइन कर दे रही हूँ क्योंकि अभी आपके कोर्स में मुझे कहीं पर दिख नहीं रहा है वो। अगर आगे कहीं पर दिखेगा तो मैं उसको एक्सप्लेन करूंगी, अदरवाइज अभी केवल एक ब्रीफ कर दे रही हूँ। तो माइटोसिस में क्या होता है, देखिए ये एक सेल है, इसके अंदर ये हमारा डीएनए है। ठीक है, ये सारे सेल ऑर्गेनेलिज हो गए जितने भी होते हैं। ये सेल का स्ट्रक्चर आपने 9th में पढ़ रखा होगा। ये क्या करेगा, ये जो सेल है अल्टीमेटली मतलब जो होता है सेल के जेनेटिक मटेरियल को 2 भागों में बांटना होता है। एक्चुअल रीजन ये होता है। तो ये क्या होगा, ये जो एक सेल है ये 2 सेल्स में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, 2 डॉटर सेल्स बना देगी। एक पेरेंट सेल है, ये 2 डॉटर सेल बना देगी। अब इसमें मेन चीज क्या होती है, ह्यूमन में क्रोमोसोम नंबर कितना होता है? टोटल क्रोमोसोम होता है 46, यानी कि हम उसे 23 पेयर्स भी कहते हैं। ठीक है, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं ह्यूमंस में। ठीक, 23 पेयर्स में से 22 जो पेयर होते हैं वो तो दोनों में मेल फीमेल दोनों में सिमिलर होते हैं। एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो होता है वो अलग अलग होता है, जिसे कि सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम। तो ये सेक्स क्रोमोसोम क्या होगा, अगर हम मेल की बात करें तो इसमें होता है XY, अगर फीमेल की बात करें तो वहां क्या होता है XX। ये क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, ये सेक्स क्रोमोसोम है, मतलब 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम है ये। तो फीमेल में जो कि मिल रहा है XY और फीमेल में क्या मिल रहा है XX। अब क्या होता है, ये जो डिवीजन हो रहा है एक्चुअल में, ये जो डिवीजन होता है ये इन क्रोमोसोम का डिवीजन ही हो रहा होता है। ठीक है, अब जब भी सेल डिवाइड कर रही है मतलब ऑब्वियसली क्रोमोसोम भी डिवाइड कर रहे हैं। तो जब भी अगर हम कह रहे हैं माइटोसिस की बात कर रहे हैं, और माइटोसिस में हमने कहा कि यहाँ पर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट सेल में है, तो जो डॉटर सेल बनेगी ना उनमें भी दोनों 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम ही पहुंचेंगे। 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, या आप अपनी आपको इजी पड़े उसके लिए कह सकते हैं, तो दोनों में क्या होंगे 46 क्रोमोसोम होंगे। पेयर मतलब आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो 46 क्रोमोसोम वाली 2 सेल्स बन जाएंगी। 46 क्रोमोसोम ही पेरेंट में है। ये हो गया माइटोसिस की प्रोसेस। अब मियोसिस की बात करें, जिसको मैंने कहा कहाँ होती है, केवल 2 सेल में होती है जेनेटिक सेल्स। 2 किस टाइप की हो गई, ओवा या स्पर्म, केवल इन दोनों में होती है मियोसिस की प्रोसेस। इसमें क्या होता है, जैसे 46 क्रोमोसोम वाली सेल है जिसे हम 23 पेयर कह रहे हैं, हम अभी के लिए इसे 46 कह लेते हैं। इससे क्या होगा, 2 टाइप की जो सेल बनेंगी, इससे 4 डॉटर सेल बनेंगी। ठीक है, पहली बात तो माइटोसिस में एक सेल से 2 डॉटर सेल बन रही होती है, मियोसिस में एक पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल बन रही होती है। तो 4 डॉटर सेल बनेंगी तो वो क्या करेंगे, उसमें हर किसी में 23 सिंगल क्रोमोसोम होंगे, मतलब केवल 23 क्रोमोसोम है हर किसी में। ठीक है, यानी कि जो पेरेंट का नंबर है उसका हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम पहुंच रहा है डॉटर सेल में। ये हो गई मियोसिस। अब मियोसिस में ये क्यों हो रहा होता है कि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्यों पहुंच रहा है पेरेंट से, इसलिए पहुंच रहा है क्योंकि ये क्या है, या तो ये ओवम है, ठीक है, या ये ओवा है, या ये क्या है स्पर्म है। इन दोनों में से कोई चीज होगी, क्योंकि जेनेटिक सेल्स में होता है मियोसिस की प्रोसेस केवल। तो अल्टीमेटली क्या होना है कि ओवा और स्पर्म ने मिलना है और तब जाके एक प्रोजेनी ने बनना है। तो 23 इसके हुए, 23 इसके हुए, तो तब जाके तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम बनेंगे। ठीक है, इसी के लिए जेनेटिक सेल्स में हमेशा क्या होता है, मियोसिस की प्रोसेस होती है। ये बिल्कुल याद रखना, मियोसिस कहाँ होगी, केवल जेनेटिक सेल्स में। जेनेटिक सेल्स यानी ओवा एंड स्पर्म, बस, इसके अलावा कहीं नहीं हो सकती। बाकी हमारी पूरी बॉडी जो है वो सोमेटिक सेल्स की कहलाती है, और सोमेटिक सेल्स में हमेशा माइटोसिस होती है। माइटोसिस की प्रोसेस में क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, वहां क्रोमोसोम नंबर डिफरेंस नहीं होता। अब ये बात आती है कि मैंने यहाँ पर क्यों बताया है, तो इसका एक बहुत सिंपल सा रीजन है कि हमने इसकी बात पढ़ना है मेंडल्स लॉ। मेंडल्स लॉ में जब आप लोगों को पढ़ाऊंगी और वो आगे को डिवाइड हो रहे होंगे, तो उस समय ये मत सोचना कि आधे ही क्यों गए आगे को। वो आधे जाने का रीजन क्या है, यहीं पर है, जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया। क्योंकि क्या है, आगे को जाके इन दो वहां भी तो प्लांट्स में भी तो वही होता है। जैसे अगर हमने ह्यूमंस में कह दिया कि ओवा और स्पर्म है, प्लांट में क्या होता है, ओवम होता है और पॉलन होता है। ठीक है, जैसे प्लांट ह्यूमन में हो गया ओवा और स्पर्म, और वैसे ही प्लांट में क्या हो गया, ओवम एंड पॉलन। ठीक है, ये दो होती है वहां की प्लांट की जो जेनेटिक सेल्स है, ये दोनों होती है। राइट, अब हम सीधे से बात करते हैं मेंडल्स लॉ की। इस बार में अब आप लोगों को ना हर चीज पकी पकाई नहीं खिलाने वाली हूँ। ये पहले मैं केवल मेन टॉपिक यहाँ पर कवर करूंगी, और बाकी रेस्ट ऑफ द टॉपिक हम क्या करेंगे, पहले आप लोग इस वीडियोस को देखेंगे, उसके बाद जो बचे हुए टॉपिक्स हैं आप मुझसे क्वेरी करेंगे,
क्योंकि आप लोग की ओर से कोई क्वेरी वगैरह आ नहीं रही है और मुझे ऐसा रिस्पॉन्स पसंद नहीं आता, राइट। सो अब हम बात करते हैं मेंडल लॉ की। मेंडल का पूरा नाम था ग्रेगोर जॉन मेंडल। ये एक एक्चुअल में ये एक पादरी थे, एक चर्च में थे, एंड लेकिन ये क्योंकि इनमें इनका साइंस में बहुत इंटरेस्ट था तो इसलिए इन्होंने ये अपनी जो चर्च थी उसके पास की जो जमीन होती थी उसमें कुछ ना कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। सो एक बार इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिससे हिस्ट्री क्रिएट हो गई और इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाने लगा। ग्रेगोर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो वो एक्सपेरिमेंट क्या था? वो एक्सपेरिमेंट ये था कि इन्होंने एक पी प्लांट लिया और पी प्लांट के ऊपर में कुछ एक्सपेरिमेंट किए। सबसे पहली चीज तो यहाँ पर यह आ जाती है कि इन्होंने पी प्लांट को ही, जो ये जेनेटिक्स के 3 एक्सपेरिमेंट हुए हैं इनके लिए उन्होंने इसे ही क्यों चूज किया? उसके लिए रीजन ये था कि पी प्लांट ही इकलौता वो प्लांट था पहली बार जिसमें 7 डिफरेंट कैरेक्टर्स मिलते थे। अभी वो 7 डिफरेंट कैरेक्टर बताऊंगी। दूसरी बात, इनकी जो अगर मैं कहूंगी शेल्फ लाइफ जो है, लाइफ स्पेन जो है वो बहुत शॉर्ट होता है। 2 to 3 मंथ में आपको रिजल्ट मिल जाता है, मैक्सिमम 3 मंथ में आपको रिजल्ट मिल सकता है एक जनरेशन का, राइट। तो लाइफ स्पेन छोटा है और 7 डिफरेंट कैरेक्टर्स इनमें मिलते हैं। तो आपके पास बहुत अलग अलग चॉइसेस होती है कि आप उनमें से किस कैरेक्टर को लेके उस पर रिसर्च करना चाहते हैं। अब वो 7 डिफरेंट कैरेक्टर अगर मैं कहूँ वो क्या क्या होते हैं, और तो ये आपकी बुक में कहीं पर दिया हुआ होगा लेकिन मैं तभी यहाँ पर के लिए बोल दे रही हूँ। सबसे पहली चीज हम लेते हैं इसमें क्या क्या चीजें होती है। ये सब पहला हो गया इसका फ्लावर, ठीक है। फ्लावर का कलर कैसा है? फ्लावर के कलर 2 टाइप के मिल सकते थे इसमें, ठीक है। तो ये एक तो ये कंट्रास्टिंग कैरेक्टर मिल गया फ्लावर कलर का, राइट। सेकंड अगर मैं कहूँ तो वो क्या था, जो पॉड कलर है। पॉड का मतलब होता है फली, मटर की जो फली होती है, पॉड का कलर, ठीक है। तीसरा हो गया पॉड शेप, ठीक। पॉड कलर, पॉड शेप। उसके बाद नेक्स्ट आएगा आपका फ्लावर की पोजीशन। अब ये क्या क्या है बताऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका फ्लावर की पोजीशन। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि जो स्टेम है उसकी हाइट कितनी है, जिसमें पे आपको टॉल और शॉर्ट करके इस हम पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट सीखेंगे वो आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका सीड कलर। उसके बाद नेक्स्ट आता है सीड शेप। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, 7 के 7 कैरेक्टर्स, ठीक है। अब देखो क्या है फ्लावर कलर में क्या क्या हो सकता है। इसमें 2 पॉसिबिलिटी थी फ्लावर कलर की कि या तो वो कलर कैसे आ रहे थे, वेलवेट कलर के आ रहे थे, ठीक है, वेलवेट कलर के थे। और सेकंड ऑप्शन इसमें था कि वो व्हाइट कलर के हों। ऐसे पॉड कलर था, पॉड कलर में एक तो हो सकता था ग्रीन, एक हो सकता था येलो, ठीक है। ऐसे ही पॉड शेप में हो सकता था एक राउंड, एक रिंकल्ड, ठीक। फ्लावर पोजीशन थी, एक तो हो सकती थी एक्सियल। ये एक्सियल पोजीशन ही क्या होती है, मतलब कि एक्सिस पे मिले, जो मेन एक्सिस पे मिले तो एक्सियल पोजीशन होगी। और दूसरा टर्मिनल, यानी कि जो किनारे पे मिले, टर्मिनल पोजीशन पे मिले तब वो टर्मिनल होगी, ठीक है। नेक्स्ट हो गया स्टेम हाइट, लॉन्ग या शॉर्ट। सीड कलर में कैसे हो सकते हैं, अगेन या तो ग्रीन हो सकते हैं या येलो हो सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट हो गया आपका सीड शेप में भी वही कि राउंड या रिंकल, 2 टाइप के इसमें भी हो सकते हैं, ठीक। अब जो नेक्स्ट आया आपका कि ये 7 कैरेक्टर्स थे जिनके बेस पे इन्होंने मेंडल ने ये एक्सपेरिमेंट किया था। अब एक्सपेरिमेंट क्या था, इसकी कहानी है। कहानी ऐसी है कि उन्होंने 2 टाइप के प्लांट लिए। एक प्लांट था लॉन्ग, एक था शॉर्ट। पहले इन्होंने एक सिंगल कैरेक्टर को लेके काम किया था, क्योंकि एक लॉन्ग प्लांट है, यानी जैसे कि उन्होंने डिनोट किया टी से। अब देखिए ये साथ में मैं बताती जाती हूँ सो दैट कि आपको एक्सपेरिमेंट क्लियर भी होते जाए। तो एक लॉन्ग प्लांट लिया और एक शॉर्ट प्लांट लिया, इनके बीच में क्रॉस कराया। क्रॉस कराना मतलब आप समझ चुके होंगे कि फर्टिलाइजेशन हुआ है, ठीक है। प्लांट का फर्टिलाइजेशन हुआ तो जो F1 प्रोजेनी बनी है, F1 प्रोजेनी में अभी देखिए अभी इनका मतलब ये क्या इसमें अंदर वो कैरेक्टर्स आ रहे हैं, इतने तक में ये बात की रिसर्चेस में गए। तो F1 प्रोजेनी जो आई वो चारों की 4 जो प्रोजेनी बनी वो चारों क्या थी, लॉन्ग बनी, ठीक है। अब मेंडल के लिए ये बात एक बहुत सरप्राइजिंग थी, क्योंकि प्लांट तो उन्होंने एक शॉर्ट भी लिया था, एक लॉन्ग भी लिया था, लेकिन जो F1 प्रोजेनी बनी वो सारी की सारी लॉन्ग बन गई। तो लॉन्ग बनने के कारण उनको ये हुआ कि क्या हुआ, जैसे कि कैरेक्टर शॉर्ट का कैरेक्टर किसी में आया ही नहीं, राइट। उसके बाद क्या किया उन्होंने, जो F1 की लॉन्ग प्रोजेनी थी इसका इन्हीं की 2 प्रोजेनी का आपस में क्रॉस करा दिया। 2 जो F1 मतलब कि जो पहली जनरेशन आई है इन पेरेंट्स को क्रॉस कराने से उसकी, ठीक है। तो इस F1 के 2 पेरेंट जो 2 पौधे थे उनको लिया और उनका आपस में क्रॉस कराया, हाइब्रिडाइजेशन हुआ और जो अब रिजल्ट निकला वो था 3:1।
मतलब कि 3 लॉन्ग निकले, एक शॉर्ट निकला। शॉर्ट कहाँ से निकल गया, जबकि यहाँ तो अब हमने जब F1 जनरेशन लिया था सबके सब लॉन्ग थे, तो शॉर्ट निकलने का मतलब था कि जो ये पेरेंट थे, इन पेरेंट वाले कैरेक्टरिस्टिक लेके F2 जनरेशन कहेंगे इसको हम, F2 जनरेशन में एक पौधा आ गया। तो यहाँ पर से इन्होंने ये रिजल्ट निकाला कि पहला रिजल्ट तो ये था कि जब हम 2 पौधों को क्रॉस करा रहे हैं जो कि बिल्कुल डिफरेंट मॉर्फोलॉजी वाले हैं, या हम कह रहे हैं कि बिल्कुल डिफरेंट, उनका लुक वाइज बिल्कुल डिफरेंट है, एक दूसरे के अपोजिट है, तो उसमें F1 जनरेशन में केवल एक अपने को शो करता है और दूसरा अपने को शो नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ये वाली चीज कैसे उन्होंने प्रूव करी, देखो अब ये टी मैंने डबल से क्यों दिखाया, जैसे हम ह्यूमन में कहते हैं ना कि 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है, वैसे ही हमने यहाँ पर माना कि ये पेयर है 23 पेयर की तरह, यहाँ पर भी टी का हमने एक पेयर दिखाया, यहाँ पर स्मॉल टी का एक पेयर दिखाया। अब क्योंकि मियोसिस की प्रोसेस हुई होगी तो एक ही टी तो इसमें से जाता और एक ही टी इसमें से आता, दोनों के दोनों तो जा नहीं सकते थे, तो इनकी जो 4 पॉसिबिलिटी थी वो क्या थी, उसके अकॉर्डिंग हमने बना दिया। यहाँ पर 2 टी हो गए कि ये बड़ा टी ये बड़ा टी, इनमें तो बड़े ही आ सकते थे, इसमें भी जो पॉसिबिलिटी थी बड़ा टी बड़ा, छोटा टी की थी, स्मॉल टी की। तो अब जब क्रॉस होकर प्रोजेनी बनेगी उसे कैसे लिखते हैं, देखिए बाकी को छोड़ दीजिए, बाकी को सबको भूल जाइए, अब ये बड़ा टी है ये छोटा टी है, दोनों को उतार दिया आपने। इसके बाद ये और इसके बीच में देखा, ये कैपिटल टी है स्मॉल टी, अगेन कैपिटल टी स्मॉल टी, अगेन ये कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पर भी कैपिटल टी स्मॉल टी। अब यहाँ पर आया तो ये है जेनेटिक स्ट्रक्चर तो ये है कैपिटल टी स्मॉल टी, लेकिन जो कैरेक्टर शो हो रहा है उसे कहते हैं फिनोटिपिक कैरेक्टर। तो फिनोटिपिक कैरेक्टर क्या हुआ, वो चारों के चारों लॉन्ग नजर आए। फिनोटिपिक मतलब जो हमें नजर आता है, दैट इज आवर फिनोटिपिक कैरेक्टर, और जेनेटिक कैरेक्टर मतलब कि जो एक्चुअल हमारे जीन की रियलिटी है। तो यहाँ पर फिनोटिपिक कैरेक्टर चारों के चारों ये आ गए, लॉन्ग आ गए। अब इन्होंने जब इनको आपस में क्रॉस कराया, ये थी F1 जनरेशन, ठीक है, जिसमें चारों के चारों का जेनेटिक कैरेक्टर था, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी। अब इन्होंने जो F2 जनरेशन आई उसके लिए इन्होंने F1 के 2 पौधों को क्रॉस कराया था। ठीक है, दोनों में क्या निकल सकता था, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, यही तो आ सकता था, क्योंकि दोनों के दोनों क्या थे, मतलब ये एक कैपिटल टी स्मॉल टी वाले 2 पौधे ले लिए। तो ऑब्वियसली अगर हम इनका बीच में मियोसिस हो रही है तो एक में कैपिटल टी जाएगा एक में स्मॉल टी जाएगा, यही तो पॉसिबिलिटी है। तो अब इन्होंने इसे क्रॉस कराया तो क्या हुआ, ये कैपिटल टी बना, ये कैपिटल टी स्मॉल टी बना, ये कैपिटल टी स्मॉल टी बना, ये स्मॉल टी इसी स्मॉल टी के कारण क्या हुआ, F2 जनरेशन में एक पौधा शॉर्ट आ गया। तो यहाँ पर से मेंडल के फर्स्ट एंड सेकंड रूल निकला। फर्स्ट रूल को हम कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग मेंडल ने ये कहा कि जब एक अपोजिट फिनोटिपिक कैरेक्टर वाले किन्हीं 2 प्लांट्स के बीच में क्रॉस कराया जाता है तो F1 जनरेशन में जो अपने को शो करता है, केवल वो प्लांट जो अपने कैरेक्टर्स को शो करता है F1 जनरेशन में, उस कैरेक्टर को डोमिनेंट कहा जाता है, और दूसरा जो अपने को नहीं शो करता है उसको रेसेसिव कहा जाता है। तो ये अलील जो अपने को, उस समय क्या था, उस समय जीन का कॉन्सेप्ट नहीं था। जैसे आज हमने आपको जीन की डेफिनेशन बताई, मेंडल को जीन वर्ड नहीं पता था, तो उन्होंने क्या कहा था, जीन की जगह उन्होंने जो वर्ड यूज किया था वो था अलील। तो उन्होंने बोला कि जो अलील खुद को शो कर रहा है उसे हम डोमिनेंट अलील कहेंगे, और जो अलील खुद को शो F1 जनरेशन में नहीं कर पा रहा है उसको हम रेसेसिव कहेंगे। तो क्योंकि लॉन्ग वाले ने अपने को शो किया था तो हमने लॉन्ग वाले के जो अलील थे कैपिटल टी इसको हमने कह दिया कि ये डोमिनेटिंग कैरेक्टर है, ये डोमिनेटिंग अलील है। दूसरे को हमने कह दिया कि ये रेसेसिव अलील है। ये हो गया फर्स्ट लॉ, ठीक है, कि केवल डोमिनेटिंग खुद को शो करता है। इसके बाद आता है सेकंड लॉ। सेकंड लॉ क्या कहता है, इसको कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या कहते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अकॉर्डिंग मेंडल ने ये बोला कि जब हम F1 जनरेशन के 2 पौधों के बीच में क्रॉस कराते हैं तो उसके बाद जो F2 जनरेशन होती है वहां पर जाके जो रेसेसिव कैरेक्टर है वो भी खुद को शो करता है। ये स्मॉल टी इसने भी तो इंडिपेंडेंटली अपने को शो करा, तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यानी कि जो शॉर्ट वाले अलील भी थे वो अलग हो सकते थे। ऐसा नहीं था कि वो लॉन्ग वाले अलील के साथ में मिलके, जैसे F1 जनरेशन में तो उन्होंने कहीं अपने को शो नहीं किया, बट इट डजंट मीन कि वो लॉन्ग वाले कैरेक्टर्स के बीच में कहीं खो गए, ऐसा कुछ नहीं होता। जब उनको F2 जनरेशन में चांस मिलता है तो वो भी अपना सेग्रीगेट होते हैं, वो अपना सेग्रीगेट हो सकते हैं और वो अपने को इंडिपेंडेंटली शो कर सकते हैं। इसी को कहा गया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये हो गया आपका फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। ठीक है, अब आती है बात मेंडल के थर्ड लॉ की। इस लॉ के लिए मुझे पता है आप लोगों को
थोड़ा तो प्रॉब्लम होगी, बट कोई बात नहीं, इसको जितना आप प्रैक्टिस कर देंगे, आप मुझसे 10 बार भी पूछेंगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पूछना लेकिन, ठीक है। जहां पर समझ में नहीं आया पूछना, F1 F2 की समझ में नहीं आया पूछना, और फिर कहीं पर भी आपको यहाँ पे प्रॉब्लम लगे तो आप पूछ सकते हैं मेरे से। पूछने में तो खैर वैसे भी आप लोग कहाँ डरते हो, जब डरोगे, राइट। तो अब हम बात करते हैं मेंडल के थर्ड लॉ की। अभी तक तो मेंडल ने ठीक करा, इन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस करे थे, नया वर्ड आ गया, मैंने कहा कि अब मोनोहाइब्रिड क्या हुआ, 2 वर्ड इन्होंने यूज करे हैं, एक हुआ मोनोहाइब्रिड, ठीक है, एक हो गया डाइहाइब्रिड। अब आता है मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड क्या है। मोनोहाइब्रिड का मतलब है एक सिंगल कैरेक्टर को लेके चल रहे हैं, जब एक सिंगल कैरेक्टर, जैसे कि यहाँ पर क्या था, लेंथ को लिया था, या तो वो लॉन्ग थी या शॉर्ट थी। ये लेंथ किसकी ली थी, ऑब्वियसली स्टेम की लेंथ ली थी, ठीक है। स्टेम की लेंथ या तो लॉन्ग थी या शॉर्ट थी। तो जब केवल एक सिंगल कैरेक्टर तो वो एक ही है ना, लंबाई है, या लंबा है या छोटा है, लेकिन है तो लंबाई, तो सिंगल कैरेक्टर को लेके जब चले तो उसे कहा जाता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और जब 2 कैरेक्टर्स को एक साथ लेके चलते हैं तब वो कहलाता है डाइहाइब्रिड क्रॉस, जिसपे हमारा मेंडल का थर्ड लॉ आने वाला है, ओके, जिसे कहा जाता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना, और जहां पर नहीं आए तो 3 बार बनाने की कोशिश करना, तब भी ना आए तो नहीं, ठीक है। अब जब डाइहाइब्रिड क्रॉस की बात आती है, जो कि मेंडल का थर्ड लॉ है, दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक। तो इसमें क्या करा, इसमें मेंडल ने 2 कैरेक्टर लिए। एक था, उन्होंने क्या करा था, उन्होंने सीड शेप लिया था, ठीक है। दूसरा उन्होंने सीड कलर लिया था, ठीक है। सीड शेप में वो क्या हो सकता था, या वो राउंड हो सकता था या वो ट्विंकल्ड हो सकता था, ठीक, राउंड हो सकता था, रिंकल्ड हो सकता था। सेम वे में सीड कलर में क्या हो सकता था, सीड कलर में या तो वो येलो हो सकता था या वो ग्रीन हो सकता था। तो उन्होंने क्या करा, एक प्लांट लिया जिसमें कि राउंड जो सीड हैं और सीड का कलर क्या है, येलो, ठीक, एक प्लांट भी है। दूसरा प्लांट है जिसमें रिंकल्ड सीड है और सीड का कलर क्या है, ग्रीन कलर है। अब इन्हें उन्होंने डिनोट कैसे किया, क्योंकि अब कोई ना कोई वे, जैसे हमने स्मॉल टी कैपिटल टी दिखाए थे, सेम वे में जब इन्होंने ये राउंड और येलो को दिखाया है तो इन्होंने कैसे दिखाया है, वाई वाई आर आर, ठीक है। ये 2 वाई जो है क्या डिनोट कर रहे हैं, येलो कलर, और जो 2 आर है क्या डिनोट कर रहे हैं, राउंड शेप, ठीक। और जो स्मॉल था उन्हें शो करा था उन्होंने कैसे, स्मॉल वाई स्मॉल आर से। स्मॉल वाई, दोनों स्मॉल वाई का मतलब हो गया कि ये क्या कलर दिखाना चाह रहे हैं, ग्रीन कलर दिखाना चाह रहे हैं, और दोनों स्मॉल आर का मतलब हो गया ये क्या दिखाना चाह रहे हैं, रिंकल्ड उनका शेप दिखाना चाह रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने जो टी में मैंने बताया था, टी में हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया था, सो दैट कि हमको समझ में आ जाए मियोसिस की प्रोसेस हुई है, ठीक है। सेम वे में यहाँ पर कर रहे हैं, देखो ये कैपिटल वाई कैपिटल आर है, ठीक है। तो इससे अगर मियोसिस के बाद कोई सेल बन रही है, ठीक है, वो क्या बनेगी, एक सिंगल वाई एक सिंगल आर, यही तो होगा, क्योंकि ये क्या हुआ है, ये भी आपस में डिवाइड, ये भी डिवाइड, एक ही आधा आधा पहुंचता है, क्योंकि मैंने बता रखा है ना कि जो क्रोमोसोम नंबर होता है उसका आधा पहुंचता है। सेम वे में जो स्मॉल वाला है उसका क्या हो जाएगा, स्मॉल वाई एंड स्मॉल आर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके फर्टिलाइजेशन से जो F1 प्रोजेनी बनेगी वो क्या होगी, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, यही तो होगी F1 प्रोजेनी। और हमने जैसे मेंडल के पहले लॉ में भी देख रखा है कि वो क्या कर रहे थे, वो अब यहाँ पर सेल्फ का क्रॉस करा रहे थे, मतलब जो F1 प्रोजेनी है उन्हीं में आपस में क्रॉस करा रहे थे। तो यानी कि F1 प्रोजेनी जो है इन्हीं में अगर आपस में क्रॉस कराया जा रहा है, दूसरी भी ऐसी ही ली है, दूसरा भी प्लांट ऐसा ही लिया है, तो इसमें क्या ऑप्शन हो सकते हैं, 4 क्या टाइप बन सकती हैं, ठीक है। 4 टाइप देखिए, इनमें हम कह रहे हैं कि अलील्स के टाइप बनेंगे, तो वो क्या पेयर बनेंगे, एक बनेगा हमेशा याद रखना 2 में से, जैसे येलो कैपिटल वाई और स्मॉल वाई है, इन दोनों में से एक को लोगे, कैपिटल आर है स्मॉल आर है, उसमें से दोनों में से एक को लोगे। तो कैपिटल वाई का हम कैपिटल आर के साथ में बना सकते हैं कॉम्बिनेशन, दूसरा कैपिटल वाई का स्मॉल आर के साथ में बन सकता है, तीसरा स्मॉल वाई का कैपिटल आर के साथ में, चौथा स्मॉल वाई का स्मॉल आर के साथ में। ये 4 ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं, जिसको समझना है वो समझे, जिसको समझना नहीं है वो रट डाले इसे, ठीक है। तो ये 4 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, मैंने आपको बता दिया। अब इसमें बहुत सिंपल सी चीज करनी होती है आपने, कि इनको बस लिखने का सीरीज याद रखनी होती है। जैसे मैंने ये 4 यहाँ पर बनाए हैं, अब इनको चारों को लाइन से जैसे ऐसे में आप लिखेंगे वैसे ही ऐसे में आप लिखेंगे। लाइक मैं बता रही हूँ,
मैंने पहले नंबर पे लिखा कैपिटल वाई कैपिटल आर, मैं यहाँ पर भी सेम लिखूंगी कैपिटल वाई कैपिटल आर। उसके बाद सेकंड नंबर पे मैंने यहाँ पर लिखा कैपिटल वाई स्मॉल आर, यहाँ पर भी मैं लिखूंगी कैपिटल वाई स्मॉल आर। थर्ड नंबर पे मैंने यहाँ पर लिखा स्मॉल वाई कैपिटल आर, यहाँ पर भी मैं लिखूंगी स्मॉल वाई कैपिटल आर। फोर्थ नंबर पे यहाँ पर लिखा है स्मॉल वाई स्मॉल आर, यहाँ पर भी मैं लिखूंगी स्मॉल वाई स्मॉल आर। बन गए, बिल्कुल सेम है। ऐसे में जिसका नंबर 1 है ऐसे में इसका नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 4। अब कुछ नहीं करना, इनको बस एक साथ लिखते हुए चलना है। जैसे इसको लेके चल रहे हैं हम, फर्स्ट वाले जो फर्स्ट कॉलम है इसका लिया हमने, इसको हमें पहले इसके साथ में ऐड करना है। तो कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर हो गया। पहले आप ऐसे ही सबको ऐड करते हुए चलेंगे। यहाँ पर क्या होगा कैपिटल वाई, ये कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है। थर्ड में हो गया ये कैपिटल वाई है, ये स्मॉल वाई है, ये कैपिटल आर है, ये भी कैपिटल आर है। ठीक, फोर्थ में देखोगे ये कैपिटल वाई है, यहाँ पर स्मॉल वाई है, ये कैपिटल आर है, यहाँ पर स्मॉल आर है। ऐसे ही हम बाकी सबको भी उतारते हुए चल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने इसे कंप्लीट कर लिया है। कंप्लीट करने के बाद अब हमें देखना है कि इसमें जो कैरेक्टर्स आए होंगे वो क्या आए होंगे, क्योंकि इनका रेशियो वगैरह पूछा जाता है। ठीक है, तो अब देखिए ये क्या है, आपको पता है कि कभी भी एक डोमिनेटिंग होगा उसके साथ में दूसरा रेसेसिव और डोमिनेटिंग हो, बात वही है, फिनोटिपिक कैरेक्टर सेम ही आएंगे। ठीक है, इतना बिल्कुल याद रखना है कि डोमिनेटिंग पहले ही बता दिया है, कैपिटल वाई और कैपिटल आर जो है डोमिनेटिंग रहेंगे, स्मॉल वाई और स्मॉल आर जो है वो रेसेसिव रहेंगे। ठीक है, अब जो रेसेसिव है वो अपने को कब शो कर सकते हैं, जब उनके साथ में भी दूसरे रेसेसिव हो, उसके अलावा वो कभी शो नहीं कर पाएंगे। अब हम इसको शेप से दिखाने की कोशिश करेंगे ये क्या बन रहा है। देखिए इसमें कैपिटल वाई कैपिटल आर आ रहे हैं सीधे से, तो ये क्या होगा राउंड येलो। राउंड येलो दिखाने का तरीका ये है कि मैं राउंड दिखा दे रही हूँ और बीच में कोई कलर नहीं दिखा रही हूँ, ये राउंड येलो हो गया। ठीक है, इसमें क्या है, देखो दो कैपिटल वाई है, एक कैपिटल आर है, एक स्मॉल आर है, बट क्योंकि एक कैपिटल आर है दूसरा भले ही स्मॉल आर है तो शो अपने को कैपिटल आर ही करेगा, इसलिए ये भी क्या बनेगा राउंड येलो। तीसरे में देखिए एक कैपिटल वाई के साथ में एक स्मॉल वाई है, आर दोनों कैपिटल हैं, तो यहाँ पर भी क्या बनेगा राउंड येलो, क्योंकि स्मॉल वाई के हुए का कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने को शो कर ही नहीं सकता जब तक एक कैपिटल वाई है, मतलब एक डोमिनेटिंग अलील के साथ में दूसरा रेसेसिव अलील है भी तो वो खुद को शो नहीं कर सकता। यहाँ पर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, अगेन ये क्या बनेगा राउंड येलो। अब यहाँ पर कैपिटल दोनों कैपिटल वाई है, एक कैपिटल आर है, तो अगेन राउंड येलो। यहाँ पर आके देखिए वाई तो दोनों कैपिटल हैं लेकिन आर क्या है, दोनों स्मॉल है। दोनों स्मॉल मतलब दोनों रेसेसिव, और दोनों अगर रेसेसिव है तो इसका मतलब क्या है, वो अपने कैरेक्टर को शो करेंगे। और आर में वो कैरेक्टर है, मतलब कि जब अब पहले जो राउंड चल रहा था अब वो इस समय क्या आ रहा होगा, रिंकल्ड आ रहा होगा, क्योंकि रिंकल्ड को हमने स्मॉल आर से शो कर रखा है। तो अब क्या हो जाएगा, रिंकल्ड को दिखाने के लिए मैं इसको ऐसे ऐसे मतलब रिंकल्ड शेप दिखा दे रही हूँ। ठीक है, और क्योंकि ये कलर येलो ही है इसलिए मैंने अंदर कुछ डैश वगैरह नहीं डाल रखा। नेक्स्ट में हम देखेंगे कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, अगेन ये राउंड येलो हो गया है क्योंकि दोनों में से एक एक जो है डोमिनेटिंग अलील है। यहाँ पर अगेन देखिए कैपिटल वाई स्मॉल वाई है तो इसलिए वो कलर तो येलो रहेगा, लेकिन दोनों स्मॉल आर आ गए इसलिए मतलब ये क्या हो गया रिंकल्ड येलो आ गया। तीसरा देखेंगे कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर तो अगेन राउंड येलो। कैपिटल वाई स्मॉल कैपिटल आर राउंड येलो। स्मॉल वाई कैपिटल आर, इसमें क्या होगा, है तो राउंड लेकिन इसमें क्या है, क्योंकि वाई जो है दोनों छोटे हैं स्मॉल हैं, इसका मतलब है कलर इसमें क्या आ रहा होगा ग्रीन। तो ग्रीन दिखाने के लिए मैं अंदर इसमें थोड़ा सा ऐसा डैश कर दे रही हूँ सो दैट आपको लास्ट में काउंट करते हुए इजी रहे। नेक्स्ट में भी क्या हो रहा है, दोनों स्मॉल वाई है लेकिन एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर है। कैपिटल आर के साथ में स्मॉल आर है इसलिए वो शेप तो उसका राउंड ही रहेगा, लेकिन दोनों स्मॉल वाई है दोनों रेसेसिव वाली हैं, तो अगेन ये भी क्या हो जाएगा, राउंड तो होगा लेकिन ग्रीन होगा, येलो नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं एक कैपिटल वाई एक स्मॉल आर वाई एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर, तो ये भी क्या हो जाएगा राउंड येलो। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, कैपिटल वाई स्मॉल स्मॉल आर, तो अभी अगेन क्या हो गया, ये रिंकल्ड है तो येलो लेकिन रिंकल्ड। ठीक है, नेक्स्ट में क्या हो रहा है, स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर रहेगा तो ये राउंड लेकिन होगा ग्रीन, ये दिखा दिया ग्रीन। लास्ट को देखो उसमें दोनों के स्मॉल वाई है दोनों स्मॉल आर है, इसका मतलब क्या हो गया, ये रिंकल्ड भी होगा और ग्रीन भी होगा। यानी ये कौन सा वाला प्लांट बन गया, जो पेरेंट प्लांट था
यहाँ पर ये वाला बन गया ये वाला प्लांट बन गया ए। अब हम इन्हें काउंट करते हैं कौन कितने आ रहे हैं। अब हम देखते हैं कि अगर राउंड और येलो कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 आ गए आपके राउंड येलो। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि राउंड ग्रीन कितने आए हैं। ग्रीन दिखाने का क्या था, हमने डैश दिखाया था, तो राउंड ग्रीन 1 2 3 ये हो गए 3। अब हम देखेंगे रिंकल्ड येलो, कुछ नहीं करना, रिंकल्ड वाले ढूंढो, 1 2 3। लास्ट हमारी कैटेगरी रही रिंकल्ड ग्रीन की, वो क्या है 1। तो इस तरह से आपका क्या बन गया 9:3 बन गया, रेशियो बन गया, जो कि क्या है मेंडल के थर्ड लॉ का रेशियो है 9:3:1। ये क्या है, इस रेशियो में ये हमें शो हो रहे हैं। तो आज हम मेंडल के लॉ तक ही हम यहीं पर तक बात कर रहे हैं। ठीक है, मेंडल का फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ हमारा अभी कंप्लीट हो गया। इसको फिर हम ऐसे एक्सरसाइज वगैरह कर करके इसे हम याद करने की कोशिश करते रहेंगे। आप इसे अपने पास से बनाइएगा जरूर। सारे बच्चों से कह रही हूँ मेहनत जरूर करो, कहीं पर नहीं आता है यू आर फ्री टू आस्क। ठीक है, पूछो मुझसे। ओके, तो अभी के लिए हम इतना ही कंप्लीट कर रहे हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे की बात करेंगे। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड कंटिन्यू लर्निंग। हैव अ नाइस डे।